हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। यह जो वीडियो है कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी साइंस वर्ग के स्टूडेंट के लिए यूपी बोर्ड जो 2024 का एग्जाम होना है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न पत्र कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी जनरल हिंदी। इस प्रश्न पत्र को एक बार आप जरूर चेक करके जाएं, निश्चित तौर पर काफ़ी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आइए देखते हैं खंड क के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। यहाँ से खंड क देखें, गोदान किस विधा की रचना है। गोदान चूंकि मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है तो इसकी विधा उपन्यास होगी। क वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न ख देखें, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना आपको पता होगा प्रेम सागर होता है, प्रेम सागर है, तीसरा विकल्प इसमें राइट होगा। और अगला, सरस्वती के संपादक कौन थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तीसरा विकल्प आपका राइट होगा इसमें। प्रश्न संख्या घ देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। आवारा मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की कृति है, ये पहला विकल्प राइट होगा। अगला देखिए, वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। वाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद जी की रचना है। वाण भट्ट की आत्मकथा, ये थर्ड वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न आगे देखिए, प्रश्न अब आइए दूसरा चेक करिए, ये आपके पद्य पर आधारित जय शंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। देखिए, आंसू, लहर, झरना तीनों जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन यामा महादेवी वर्मा जी के, चौथा वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा आपका। प्रश्न घ देखें, दूसरे का घ, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी कवि है। प्रगतिवादी कवि पूछा जा रहा है। चार विकल्प आपके सामने। प्रगतिवादी कवियों में जो शुमार है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का है, अर्थात इसमें फोर्थ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखें, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक अज्ञेय की रचना थी, प्रकाशन वर्ष 1943 में हुआ था तार सप्तक का, ये सेकंड वाला विकल्प इसमें राइट काटिएगा। प्रश्न आगे देखिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। देखिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य ये रामचरितमानस होता है, ये पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे देखिए, रीति काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो रीतिकालीन ग्रंथ जो थे, रीति काल थे, उस समय श्रृंगारता की प्रमुखता थी, श्रृंगार रस की या श्रृंगारिता की, ये सेकंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। रीति ग्रंथ का निर्माण भी होता था उस वक्त। आगे देखिए, अब यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या तीसरा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 10 अंक का है आपके गद्य खंड पर आधारित, और संदर्भ भी व्याख्या करने के लिए इसमें कभी कभी आता है। और आगे देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिन कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उसमें कौन परिचित, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं का पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ से प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है, कई बार यूपी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है ये। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, राष्ट्र का स्वरूप है। पहला प्रश्न जो पूछा जा रहा है, गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत जो गद्य खंड है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक के वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। अब इसमें ख वाला देखिए, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। देखिए, हमारी जो धरती है इसमें बताया गया, धरती के अंदर हमारी धरती रत्न के खान है, रत्नों की खान है। इसके अंदर बहुत से आभूषण रत्न छिपे हुए हैं, मूल्यवान कीमती वस्तुएं हैं, रत्न है, इसीलिए इस धरती को वसुंधरा कहा गया। प्रश्न दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछ रहा है। रेखांकित अंश देखिए यहाँ से दिया गया है, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे जो धरती के अंदर तमाम प्रकार के रत्न और आभूषण छिपे हुए हैं, तो इनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके क्या गुणधर्म है और हमारी मिट्टी में कौन कौन से गुण छिपे हुए हैं और उनका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं, यही बातें कर रहे हैं।
और इस धरती के अंदर जो बहुमूल्य ये पत्थर होते हैं, इन पत्थरों को पृथ्वी के गर्भ से निकाल करके जो कुशल मूर्तिकार होते हैं, शिल्पी बोल रहा है, कुशल मूर्तिकार और दूसरे जो मूर्तिकार हैं, इनसे अनेक प्रकार की मूर्तियां तैयार करते हैं इन्हीं पत्थरों से धरती के अंदर से निकाल करके, जिसमें वो प्राण फूंक देते हैं। ये है। इसके बाद आगे प्रश्न देखिए, पृथ्वी की चौथा वाला, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो देखिए, पृथ्वी की जो देह है, हमारे धरती पर जो तमाम नदियाँ बह रही हैं, अगणित प्रकार की दिन रात बहने वाली जो नदियाँ हैं, ये क्या कर रही हैं? ये नदियाँ पहाड़ों को पीस करके, तोड़ करके अगणित प्रकार की मिट्टियों से इस धरती को सजाने का काम किया है। और आगे इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है 5वां वाला, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? देखिए, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु जो हमारे धरती के अंदर तमाम रत्न छिपे हुए हैं, आभूषण छिपे हुए हैं और उपजाऊ जो मिट्टी है, तो इनको हमें तराशना चाहिए। इनके गुणों के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। इनका कैसे प्रयोग करेंगे, इनको हमें समझना होगा, इनका परीक्षण करना होगा। इसके बाद देखिए, एक ऑप्शनल गद्यांश भी आपको देता है बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। इस तरह का ये है। अब नीचे पूछ रहा है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा इसके वह उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो दोनों बातें कही है। तो ये जो दिया गया गद्यांश है, अशोक के फूल नामक निबंध से लिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार यूपी बोर्ड में आ चुका है, निश्चित तौर पर आने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अब इसमें प्रश्न दूसरा देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आप यहाँ से देखेंगे, लिखा है कि मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 पहले था। कहीं भी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है, बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। तो इस गद्यांश के माध्यम से जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका मानना यह है कि हमें किसी प्रकार से निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं बनना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये जो अशोक का वृक्ष है, मौज मस्ती में रहता है, यह भी कभी उदास रहता था, लेकिन इसने सोच लिया कि उदासी समस्या का निराकरण है ही नहीं, तो इसने उदासी को छोड़ दिया। इसलिए महोदय जी का मानना है, आथर साहब का, कि यहाँ पर मनुष्य जो तमाम प्रकार के लोभों में घिरा होता है, वह अपने इस उदास मनोवृत्ति को छोड़ दे, क्योंकि इससे किसी समस्या का निराकरण होगा ही नहीं। तो अगला प्रश्न देखिए, लेखक की दृष्टि में उदास होना भी क्यों बेकार है? तो वही बात लेखक वही बोलना चाहा कि देखिए, उदास होने से किसी समस्या का निराकरण तो होगा नहीं, आपकी जो बेचैनी है, व्याकुलता है, और भी बढ़ जाएगा, इसलिए उदासीपन छोड़ो। फिर आगे देखिए प्रश्न चौथा देखिए दिया है कि अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है? क्योंकि अशोक ने तो समझ लिया पहले हम किस प्रकार से निरादर होते थे, क्योंकि ये उदासीपन होना समस्या का हल नहीं है, दुखी मत रहिए, मौज में रहिए, अच्छे से जीवन व्यतीत कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की मनोवृत्ति किस प्रकार बदलती है? मनुष्य की मनोवृत्ति पूछ रहा है। तो जैसा कि लेखक ने बताया कि अशोक आज भी उसी मौज में है जिस मौज में वो पहले था, लेकिन जो मनुष्य है उसकी मानव की जो मनोवृत्ति है, वो जो है अपनी मन की भावनाओं को पहले से चेंज कर लिया है, क्योंकि उसी अशोक के वृक्ष को पहले कितना श्रद्धा और विश्वास के साथ वो पूजता था, उसको जानता था, लेकिन आज उसी वृक्ष को पूरी तरह से भूल गया है। तो यहाँ मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ हैं वो चेंज हो गई है पहले की अपेक्षा। अब प्रश्न 4 यहाँ से देखेंगे। 4 आपके पद्यांश पर आधारित एक कविता दिया गया है। 10 अंक का है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओ वह मुख पश्चिम के व्योम बीच, जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। तो ये है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो प्रस्तुत पद्यांश है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक के जयशंकर प्रसाद की कृति है, कामायनी महाकाव्य से लिया गया है, और इसका जो शीर्षक है श्रद्धा मनु है।
अब इसमें दूसरा पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या। रेखांकित अंश देखें, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इसमें जो कवि महोदय हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का जो मेघ चर्म माने भेड़ की खाल को धारण किए है, उसकी वेशभूषा में से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हो। फिर अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहे हैं इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। तो इन पंक्तियों में जो है श्रद्धा की जो वेशभूषा है उसी का चित्रांकन इसमें किया गया है। और अगला प्रश्न देखिए, ये पूछा जा रहा है कि श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए है। तो श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग के भेड़ की खाल धारण किए हुए है, नील में, यहाँ पे नील परिधान बीच सुकुमार। तो आगे देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है। तो श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। इस तरह का एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको भी देख करके जाइए। ऑप्शनल है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हो न देना विकृति वसना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी भी श्रमित हो, वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की कमल मुख की म्यालताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बहुत ही इम्पोर्टेंट, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ पद्यखंड है। पहला प्रश्न, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। ये जो उपयुक्त पद्य है हमारी पठित पाठ्य पुस्तक के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा लिखित महाकाव्य प्रिय प्रवास से लिया गया पवन द्युतिका शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश देखें, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। यहाँ पर जो राधिका है वो क्या बातें बता रही है पवन के माध्यम से। कोई क्लांता कृषक ललना माने खेत की जो श्रमिक है, खेत में जो दिखावे, यानी कि कह रही है राधिका कि हे पवन, यदि खेत पर कोई थकी हुई, कृषक ललना थकी हुई किसान स्त्री दिखाई दे तो उसे धीरे धीरे उसका स्पर्श करना, स्पर्श कर उसकी संपूर्ण तुम क्लांतियों को माने उसकी थकावट को मिटा देना, दूर कर देना। यदि आकाश में कोई मेघ खंड जा रहा हो, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, माने आकाश में कोई मेघ खंड बादल जा रहा हो तो उसे उसके चेहरे पर ला करके छाया कर देना, उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, छाया कर देना, जिससे उस स्त्री को शीतलता प्राप्त हो जाए, तप्त भूतांगना को, उस स्त्री को यानी शीतलता आ जाए, ये कहने का उनका आशय है। अब प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, पूछ रहा है कि राधिका किसके वियोग में दुखी है, अपने दुख में उन्हें अन्य किसकी चिंता है। जो राधिका है श्री कृष्ण भगवान के दुख में जो है दुखी है, उन्हीं के वियोग में दुखी है। राधिका को अपने दुख में भी पवन के मार्ग में मिलने वाली जो किसी लज्जाशील स्त्री और अपने खेत में काम कर रही हो और थकी हुई हो, उस स्त्री की चिंता उसको प्रतीत हो रही है। साथ ही साथ अगला प्रश्न देखिए, चौथा दिया है कि किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधिका पवन से क्या कहती है। तो किसी लज्जाशील स्त्री के संबंध में राधिका पवन से यही कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे तो तुम क्या करोगे, तुम उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, और यदि वह थकी हुई हो तो उसे गोद में ले करके उसकी थकावट को धीरे धीरे दूर कर देना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा किसे दूर करने के लिए कहती है।
तो राधिका पवन से अपनी शीतलता के द्वारा लज्जाशील स्त्री के मुख की जो उसके ऊपर मलिनताएं हैं उसको दूर करने की बात करती है। अब यहाँ से देखिए प्रश्न संख्या 5वां दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। 5 अंक का है, 80 शब्दों में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कंप्लीट करके जाइए। और एपीजे अब्दुल कलाम भी देख लीजिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण। उसी तरह से कवियों की साहित्यिक परिचय के बारे में आपको लिखना, मैथिली शरद सिंह गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, तीनों बेहद इंपॉर्टेंट। प्रश्न 6वां, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी पर प्रकाश आपको डालना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के बारे में आपको बताना है। 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड काव्य को आपको चित्रांकन करना है, व्याख्या करना है, जैसा आपको प्रश्न में दिया गया, पेपर में आया हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलोकवृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पूछा है अथवा उसकी कथा वस्तु के बारे में बताना है, अथवा सत्य की जीत खंड काव्य की कथा वस्तु पर प्रकाश डालना है। और अब खंड ब यहाँ से शुरू होता है। 8वां देखिए, खंड ख का ये 8वां प्रश्न है, संस्कृत गद्यांश पर आधारित है। 7 अंक का है। गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ व्याख्या करना है। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु। अब ये जो गद्यांश है संस्कृत खंड से लिया गया है, ये महामना मालवीय चैप्टर से उद्धृत है, ये इसका संदर्भ हो जाएगा। इसके आशय को आप बताएंगे। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आसीत। महामना विद्वान वक्ता, यानी ये पूछ रहा है कि जो महामना का मतलब मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता तथा निपुण पत्रकार थे। पत्रकारश्च आसीत, पत्रकार थे वो। परमस्य सर्वोच्च गुण जन अशैव आसीत, माने उनका जो परम गुण था, सर्वोच्च गुण था, जन माने जनता की सेवा करना, लोगों की सेवा ही उनका जो है सर्वोच्च गुण था उनके अंदर। आगे देखिए पूछ रहा है कि यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पिंडमानं पश्चात तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधि सहायं च अकरोत्। माने ये कह रहा है कि कहीं भी कोई भी दुखी और पीड़ित होता देखते थे तो शीघ्र ही वहाँ पे उपस्थित हो जाया करते थे। और साथ ही साथ प्राणिसेव अस्य स्वभाव एव आसीत, माने प्राणियों का सेवा ही उनका जो है स्वभाव था। अब देखिए ऑप्शनल दिया है, धन अयम भारत देशः यत्र समुल्लसति जनमानस सपावतनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सपावनी भव्य भाव उद्भावनी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी संस्कृत भाषा महत्तम चैप्टर से उद्धृत है और इसका भावार्थ आप अच्छे से इसको कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न 8वां देखिए, इसी तरह से पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित आप अनुवाद करेंगे। 7 अंक का है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, बहुत ही महत्वपूर्ण, सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। यहाँ पर बात करें कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, परोक्षे कार्य हंतारम, माने कि ऐसे मित्रों से आप दूर रहिए जो कि पीठ पीछे आपको नष्ट करने की योजना बना रहे हो। परोक्षे कार्य हंतारम माने ऐसे जो दोस्त होते हैं आपके पीछे से, परोक्षे माने आपके पीठ पीछे से आपके प्रति साजिश सोचते हैं कि प्रत्यक्ष प्रियवादी, लेकिन आप जब सामने आ जाते हैं तो आपसे मीठी मीठी बाड़ी बोलते हैं। तो ऐसे मित्रों से दूर रहिए। वर्जे तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, तो ऐसे मित्रों से सदैव दूर रहिए। एक प्रकार ये जो मित्र होते हैं ऐसे ही होते हैं जैसे कोई घड़ा होता है, घड़े में ऊपर तो दूध भरा है लेकिन नीचे क्या होता है, विष भरा होता है। अथवा नीचे वाला करें, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति ऐसाम कीर्तिनो क्वचित। तो ये जो पद्यांश है, ये पद्यांश आपके जो है महामना मालवीय जी से उद्धृत है। इसमें बात करते हैं कि जनसेवा में तत्पर रहने वाले जो महापुरुष होते हैं उनकी जय हो। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा, तो जो लोक सेवा में, जनता की सेवा में तत्पर रहने वाले जो महापुरुष होते हैं उनकी जय हो, हमेशा वो विजयी भवें। जरा मृत्युम नास्ति येषां कीर्तिनो क्वचित, यानी कि जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था हो चाहे मृत्यु हो, भय नहीं होता है उन्हें किसी भी प्रकार का। अब प्रश्न संख्या देखिए, यहाँ से निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ बता करके वाक्य में प्रयोग करना है। 2 अंकों का। आंखों में धूल झोलना
आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना किसी को। फूल न समाना, फूला न समाना माने बहुत ही आनंदित होना, प्रसन्नित होना। नमक मिर्च लगाना मतलब कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके गठना कहना। अंगुलियों पर नचाना यानी कि मनमानी करना। फिर आगे देखिए संधि विच्छेद आया है। संधि विच्छेद, तथापि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए तथापि, तथा धन अपि होता है, तथा धन अपि। ब वाला इसमें विकल्प राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, परमेश्वर, परमेश्वर परम धन ईश्वर, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गुण संधि इसमें होती है, अर्थात ब वाला इसमें विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए गायकः का संधि विच्छेद। गायकः, गायकः का संधि विच्छेद होता है गय धन अकह, आयादी संधि से बना हुआ है गय धन अकह, स वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न ख देखिए, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन, सही विभक्ति और वचन का को छापना है। आत्मनः, आत्मनः में विभक्ति वचन जो होता है आत्मनः, ये पंचमी विभक्ति एक वचन का होता है। पंचमी विभक्ति एक वचन, द वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाम नाम, नाम नाम में विभक्ति और वचन पूछ रहा है। नाम नाम एक षष्ठी विभक्ति बहुवचन का होता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, अर्थात इसमें स वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न 11 देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर बताना है। वसन व्यसन, वसन, वसन माने वस्त्र होता है, व्यसन माने किसी चीज का लत होना, आदि हो जाना, स वाला इसमें राइट हो जाएगा। विस्तार और अवधि, देखें आगे अम्बुज और अम्बुद दिया है दूसरा का। अम्बुज, अम्बुज माने कमल होता है जो जल में उत्पन्न होने वाले। अम्बुद द से है बादल हो जाता है, स वाला इसमें राइट हो जाएगा, कमल और बादल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक के दो अर्थ बताना है। कि हंस, हंस माने आत्मा भी होता है और हंस माने आपका पक्षी भी होता है, गुरु भी होता है। अली, अली माने भौरा, अली भौरा या सखी। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो आंखों के सामने हो, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ब वाला इसमें राइट हो जाएगा। और जानने की इच्छा जिसमें हो, जिज्ञासु कहलाता है, ब वाला इसमें राइट हो जाएगा। सभी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके बताना है। देखिए यहाँ पर कुछ न कुछ गलतियाँ होती है, इसको शुद्ध करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा। मुझे 30 रुपये चाहिए, मुझे 30 रुपये चाहिए, तो यहाँ पे जो मिस्टेकिंग किया है 30 रुपया जो है वो गलत है, रुपये होना चाहिए। मुझे 30 रुपये चाहिए। एक ठंडा गिलास पानी लाओ, एक ठंडा गिलास पानी लाओ, इसको सही रूप में बैठाएंगे एक गिलास ठंडा पानी लाओ, ये शुद्ध होगा। मेरे को पुस्तक चाहिए, मुझको पुस्तक चाहिए, ये होगा। कृपया करके मेरे घर पधारिए कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कृपया मेरे घर पधारिए, इसका राइट वाक्य हो जाएंगे। अब 12वां देखिए, वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव, उदाहरण सहित इसकी परिभाषा याद करके जाए। वीर रस इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, हास्य रस का हास होता है। अच्छे से दोहरा करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षालंकार पूछा है, दोहा अथवा सोरठा छंद पूछा है। और 13वां प्रश्न है, बैंक खाते खोलने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है बैंक प्रबंधक के नाम से, अथवा संक्रामक बीमारी के संदर्भ में जिलाधिकारी को पत्र लिखना है। प्रश्न 14 देखें, किसी एक पर निबंध, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास, समाचार पत्रों की भूमिका। बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की क्या भूमिका है। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण। सो थैंक्स।